कोई गिटार की क्लासेस स्टार्ट हो गई क्या आईएफएस में? हाँ? इतना अच्छा मतलब सिंगिंग और गिटार क्लासेस, ऐसा लग रहा है ना कि कोई मतलब मैम आए हैं और वो मैम इतने अच्छे से मतलब इतना अच्छा सिंगिंग भी करते और इतना अच्छा गिटार जो है अभी बजा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वेरी गुड। और बहुत मैं तो खुश हो गया आज कि इतना अच्छे से मतलब इतना अच्छा सॉन्ग था और इतना अच्छे से मतलब मैम ने गाया। क्या गिटार की क्लासेस स्टार्ट हो गई क्या आईएफएस में? यस। तो गिटार की क्लासेस नहीं है तो हमारे जो टॉपर्स है, टॉपर स्टॉक में आज हमसे मिलने आए हैं हमारे आईएफएस जोधपुर के क्लासरूम के स्टूडेंट शक्ति चारण। और शक्ति का इस सीएसआर एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है एंड बहुत अच्छे रैंक से जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। तो शक्ति, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड हम सब बहुत खुश है शक्ति कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और शक्ति, जैसे मैं पहले आपको शक्ति की कहानी बताता हूँ कि शक्ति जो है, ये शक्ति गुजरात से 8 तक गुजरात में उन्होंने पढ़ाई की थी और गुजरात से फिर वो 8 के बाद में बालोतरा आए और वहां से ही उन्होंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। फिर शक्ति ने बीएससी की और बीएससी में तो उन्होंने नॉर्मल कॉमन जो बैचलर ऑफ साइंस किया सीबीजेड में, और उसके बाद में उन्होंने जीडी मेमोरियल कॉलेज जोधपुर से उन्होंने जूलॉजी में अपना एमएससी क्वालिफाई किया। और एमएससी के बाद शक्ति ने इंटर्नशिप की और इंटर्नशिप के बाद उन्होंने सीएसआर की प्रिपरेशन की। तो शक्ति, मेरा मतलब एक आपसे सवाल है कि आप इतना अच्छा सिंगिंग करते, आप इतने अच्छे से मतलब गिटार भी आप बजाते, तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर मेरी पहले तो एक हॉबी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद हैं। हाँ? मुझे कुकिंग पसंद है। उसमें मुझे मेरा पहले मन ये भी हुआ था कि मैं उसमें आगे अपना करियर चूज़ करूँ। हाँ? मुझे फैशन डिज़ाइनिंग भी बहुत पसंद है। मैं पुराने कपड़ों को अपने आइडिया से नए डिज़ाइन करती हूँ। हाँ? और मुझे इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत पसंद है। और फिर सिंगिंग तो मेरे को पहले से ही मेरा हॉबी था साइड में, और फिर मैंने गिटार लिया और सीखा और अभी मैं तो मल्टी टैलेंटेड। देखिए कितने सारे हॉबीज है। तो शक्ति, हमारा एक क्वेश्चन है कि आप मतलब बचपन से क्या बनना चाहती थी? क्या ये डिसाइडेड था? बिल्कुल भी नहीं, मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे की तरह जैसे बचपन से कोई जो भी उनको बोली जाती है चीज़ वो सोचते कि हम ये बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे। और वैसा ही मेरा था कि मैं बहुत अलग अलग चीज़ें, जो मुझे अगर मूवी भी दिख जाती तो मैं ये सोचती थी कि अगर स्पाई मूवी है तो मुझे स्पाई बनना है। तो मेरा बचपन से नहीं, बड़ी होकर भी मैं ऐसे वर्ल्ड में रही हूँ कि मेरा था कि ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो मेरे बचपन से बहुत ज़्यादा चीज़ें रही हैं। वाह। और शक्ति, जैसे मतलब ये इतना अच्छा आप सिंगिंग करती है और इतने अच्छे से आप गिटार भी मतलब बजाते हैं, तो फिर ये गिटार से जेआरएफ का जो सफ़र है, ये थोड़ा सा बताइए, आपकी जर्नी कैसी थी? क्योंकि मैंने कहा आपको कि बीएससी तक तो मुझे पता ही नहीं था ना कि मुझे मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड मेरी नहीं थी तय। और जब मैंने एमएससी करी और फिर वहाँ पे मुझे पता चला, मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे, मैं बहुत थैंक्स उनके लिए, कि उन्होंने मुझे बताया कि वाइल्ड लाइफ भी एक फील्ड है जो एमएससी जूलॉजी करने के बाद आप जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जो राजस्थान का, मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग प्रोफेसर या टीचर्स इनमें ज़्यादा जाते हैं, जूलॉजी करने के बाद, एमएससी करने के बाद बीएड ऑप्ट करते हैं या कुछ भी। पर मेरा बचपन से यही था, अगर मुझे पता कुछ नहीं था मुझे क्या करना है, पर मुझे ये पता था कि मुझे सबसे अलग जाना है। और वाइल्ड लाइफ जब मुझे पता चला इसके बारे में, तो मैंने सोचा ये है मेरी करियर पाथ, मेरा यही होगा और मैं इसी में आगे जाऊँगी। वाह। तो और ये बाद में पता चलता गया जब वो डिफरेंट जैसे काम करते गए या उनसे बारे में सीखते गए। वैसे शक्ति, आपने एमएससी के बाद में इंटर्नशिप की थी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा? एक्चुअली जब एमएससी होने के बाद मैं काफ़ी टाइम, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का वेस्टर्न राजस्थान में कोई स्कोप एज सच है नहीं, मतलब
किसी को इसके बारे में इतना पता नहीं है, तो मुझे भी रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगा था इसके बारे में कि मैं इस फील्ड में कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम रिसर्च करी, 1-2 महीना इसके बारे में, एक इंस्टीट्यूट्स पता करे जहाँ मैं इसमें जा सकती हूँ। और फिर मुझे ऐसे करके BNHS नाम का इंस्टीट्यूट है जो मुंबई में है, उसका हेड ऑफिस, और वो उसके बारे में मुझे पता चला। वहाँ मुझे एक जगह मुझे मिली और इंटर्नशिप के लिए मुझे बुलाया गया, मेरी इंटरव्यू हुआ और फिर बाद में मैं वहाँ लेसर फ्लोरिकन प्रोजेक्ट में एज अ इंटर्न गई थी 1 साल के लिए। और फिर बाद में वहाँ मुझे पता चला कि वाइल्ड लाइफ असली में है क्या, मतलब क्या फील्ड क्या है एक्चुअली, क्योंकि देखने से तो बहुत दूर से लगता है कि क्या है, जानवरों पे पढ़ना है, पर वो ऐसा नहीं है। आप मतलब इतनी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग और कोई जॉब होगी, क्योंकि आपको एक तो अलग अलग एनिमल्स के बारे में, क्योंकि आप नेचर के इतने करीब आ जाते हो, आपको पता चलता है इतने वेरियस, मैंने बर्ड्स पे करी थी तो इतने ज़्यादा बर्ड्स हैं आपको। अब मुझे ऐसा हो गया है कि मैं अपने घर के पास भी कोई बर्ड दिखती हूँ तो मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन सी है। तो बर्ड्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी स्टडी कैसे करी जाती है, उनकी काउंटिंग कैसे करी जाती है, और आप अलग अलग हैबिटाट्स में रहते भी हैं। क्योंकि मैं 2-3 जगह जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं बालोतरा हूँ तो थार डेजर्ट है काइंड ऑफ, तो मैं जैसलमेर भी जाके रही हूँ बहुत टाइम, वहाँ पे मैंने GIB पे थोड़ा काम किया, और उसके बाद मैं बीकानेर में भी मुझे वल्चर साइट भी देखने का मौका मिला। तो इतनी ज़्यादा एडवेंचरस है ये फील्ड, तो इसलिए मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया इसमें, और फिर मैंने सोचा कि अब इसके आगे तो इसमें ही जाना है। वाओ, तो फिर उसी से मतलब जब इंटर्नशिप की तभी से फिर वो JRF का एक सपना था कि एक JRF क्वालिफाई करनी है और PhD करनी है। हाँ, मतलब पहले जब मैं उस फील्ड में गई थी तब मुझे इतना नेट का, मतलब मैंने पहले एग्जाम्स ऐसे ही दिए हैं, मतलब मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। मतलब मुझे पापा मेरे बहुत इसके लिए थे कि नेट JRF, पर मैंने अभी अपने थ्रू कुछ ऐसा रिसर्च नहीं करी थी नेट JRF के बारे में कि कुछ ऐसा कोई एग्जाम है जो मुझे क्वालिफाई करना है। तब मेरा फोकस बस इतना था कि वाइल्ड लाइफ फील्ड में कैसे जाना है। पर जब मैं वहाँ गई तब मुझे पता चला कि अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है तो PhD आपका एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट हो जाता है। और उसके अगर जब मुझे पता चला कि अगर ये रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए नेट JRF कंपलसरी है, क्योंकि आपको पेड PhD मिलेगी उसमें, तो इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था। तो जैसे ही मेरी इंटर्नशिप का मैंने ब्रेक दिया और फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी कोचिंग करूँगी, और क्योंकि जोधपुर से के पास बालोतरा से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स ने इधर से कोचिंग करी थी, तो मुझे पता था IFAS के बारे में, और मैं इधर आई और मैंने हाथ रजिस्टर करवा दिया और फिर मैंने 6 महीने यहाँ कोचिंग करी, और मेरा पहला अटेम्प्ट था जो मैंने एकदम प्रॉपर कोचिंग से किया था। और पहले अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा मतलब JRF क्वालिफाई हुआ है। तो शक्ति, आपने जब IFS में क्लासरूम को ज्वाइन किया था तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे? मैं कहना चाहूँगी कि मैंने और भी ऐसे सच मैंने कभी कोई कोचिंग ली ही नहीं कभी, और कभी मैं सही बता रही हूँ मैंने इतनी बहुत खतरनाक पढ़ाई कभी की ही नहीं है। मैं बहुत अबव एवरेज मार्क्स ले आती थी, क्योंकि मैं 2 महीने पहले ही पढ़ती हूँ एग्जाम के, हमेशा से ही मेरा रहा है। मेरे पेरेंट्स की भी ये हमेशा से कंप्लेन रहा है कि तुम पूरे साल क्यों नहीं पढ़ पाती जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिर जब इस कोचिंग में आई तो इसमें भी कुछ ऐसा ही माहौल था, स्ट्रेस नहीं था एकदम। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोचिंग आ रहे हो आप बहुत दुखी कि बस पढ़े जा रहे हैं 6-7 घंटे बिना किसी ब्रेक के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रेक की नीड आपको इतनी पड़ती नहीं है, क्योंकि बीच में हम लोग इतने मजाक करते हैं, बीच में इंटरेक्शन ऐसे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाता है। क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो वाइल्ड लाइफ है, तो उसमें ये बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ, इतना मेरा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं है। पर जब यहाँ पढ़ते हो आप तो आपको अपने आप आने लग जाता है। सेल बायोलॉजी, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने मिलती है, क्योंकि लाइफ साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, वास्ट है। तो इसलिए जब इधर पढ़ी जब मैंने पहली बार चीज़ें, तो मुझे लगा वाह इतनी अच्छी चीज़ें भी होती है अपनी बॉडी में। तो ये मतलब वो भी बहुत खुशी होके पढ़ी। विशाल सर और प्रांशु सर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मजाक में सब कुछ पढ़ा दे रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आता था मुझे। तो यस, तो शक्ति, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे IFS में तो फिर आपने ऐसे स्ट्रेटजी कैसे मतलब की थी? क्योंकि मैंने कहा कि मैं इतनी कभी पढ़ाकू बच्चे में आई नहीं हूँ, तो मेरी कोई स्ट्रेटजी थी नहीं है सच। पर मेरा ये था कि मैं कंसिस्टेंट कहना चाहूँगी कि वो रही थी, क्योंकि एक चीज़ थी कि मुझे
अगर स्टार्टिंग से जो मुझे बांधे रखी है एक चीज, तो वो ये है कि मैंने बस इतना सोचा था कि मेरे को बस नेट JRF करना है। ये मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था बहुत हमेशा, क्योंकि मैं सुबह जब उठती थी 5:30 बजे मेरा रूटीन था, तो उठते ही मैं अपने आप को ये रिमाइंड कराती थी कि मुझे JRF करना है। बस ये नहीं सोचा था कैसे करना है, कब करना है, कैसे होगा, बस ये सोच रही थी कि बस करना है। तो मैं अपने आप को डेली, मैं मैनिफेस्टेशन जो कहते हैं वो मैंने किया था। जो मैं जब नहीं भी मैंने क्लासरूम ज्वाइन किया था, तब से मैं रात को सोते वक्त ये बोलती थी कि नेट JRF क्रैक करना है इस दिसंबर वाला। तो मेरा ये मंत्रा रहा था। और फिर जब मैं बस ये करती थी कि जो कोचिंग में पढ़ाते थे वो आके फिर वो रिविजन करती थी और PYQ लगाती थी। तो ये कंसिस्टेंसी मेरी रही है, मैं ये कहना चाहूंगी। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं कहूंगी, पर क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, तो फिर यही मेरा रहा है। क्योंकि मैं बस करती गई, मतलब मुझे खुद को दुख होता था एक दिन भी अगर मेरा रह जाता था, क्योंकि बर्डन बढ़ता जाता है अगर आप थोड़ा दिन भी रुकते हो तो। तो ये। और शक्ति, जैसे आप डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? हाँ, मतलब मैं जो हमारा टॉपिक जो पढ़ रही थी उसके डेली के डेली PYQ करती थी। वाओ। और जैसे हर संडे को टेस्ट होते, मॉक टेस्ट होते, तो क्या उनका सबका बेनिफिट हुआ आपको फाइनल एग्जाम में? हाँ, मतलब मैं एक जो संडे टेस्ट है उसमें भी कोई खास नंबर नहीं लाती थी। मैं एवरेज नंबर ले आती थी, 1-2 बार अच्छे आए हैं मेरे। पर यह है कि हाँ, एनालाइज करती थी खुद को कि कौन सी चीज़ मैंने गलत की है, कहाँ मैं सुधार सकती हूँ। बस हाँ, नेगेटिव्स आते थे तो वो सोचती थी कि नेगेटिव्स क्यों हो रहे हैं और कैसे मैं इनको ठीक कर पा सकूँ। यस। और शक्ति, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि लाइफ साइंस में तो इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे यूनिट है, 13 यूनिट एप्टीट्यूड। आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? मैंने 10 किए थे। और 3 ऐसा था कि कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे ऐसा लगता था कि ये आते हैं, तो वो मैंने किए थे। और एप्टीट्यूड आपने किया था प्रिपेयर? हाँ, मैंने एप्टीट्यूड का तो मैं वो बच्ची हुई ही नहीं इंटेलेक्ट वाली। और एप्टीट्यूड मैंने कभी जिंदगी में ऐसा भयंकर देखा ही नहीं। मैंने यहाँ के पढ़ा और दिनेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मजा आता था उनकी क्लास में। और तब मुझे लगा ओ मतलब मैं कर पा रही हूँ ये चीज। मतलब इतना मेरा ब्रेन फंक्शनिंग है अभी कि मैं एप्टीट्यूड कर सकती। और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मदद करी मेरी कि मुझे बैठ के एप्टीट्यूड सिखाया है मुझे कि ऐसे, वो मेरी बहुत हेल्प थी। मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है कि एप्टीट्यूड में भी, कि मुझे नहीं आता था, जो मैथ्स वाला बनना है वो मुझे सिखा रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। तो एप्टीट्यूड वैसा मेरा प्रिपेयर हुआ। दिनेश सर तो थे ही हेल्प करने के लिए। यस। और जैसे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट होता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे, मतलब प्रैक्टिस कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि संडे टेस्ट में हो ही जाता है टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस। क्योंकि उसमें भी ऐसा है कि आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे जो टाइम है एक्सपेरिमेंटल वाले करवाए गए थे जो हमसे तो वो बहुत बड़े क्वेश्चंस थे। तो उनको पढ़ने में तो टाइम लगता ही था। पर फिर भी कैसे ना कैसे करके 3 घंटे में हो ही जाता था। और नहीं भी होता था तो मैंने ट्राई किया है कि अगर जो नहीं हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा था, वो मैं देख रही थी कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही थी। तब मैंने देखा कि एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने वो कट किया तो मेरा टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो गया। और वैसे ही एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी प्रैक्टिस भी आपने संडे टेस्ट से, मॉक टेस्ट से की थी? हाँ, मतलब उससे ही मुझे ऐसे पता, क्योंकि एक तो आपने जो टॉपिक्स किए होते हैं तो आपको पता होता है कि ये वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये हम कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले पूरी यूनिट्स ना करो या जितनी भी करो वो इतनी होनी चाहिए कि इसका क्वेश्चन आए तो हम कर पाएंगे। पर ज्यादा यूनिट्स करने का ये भी फायदा होता है कि अगर आपको कोई बात नहीं भी आ रहा है कभी अनफॉर्चुनेटली, तो वो आपको फायदा मिल जाता है कि ये एक टॉपिक दूसरा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे जैसे शक्ति, हम देखते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशंस में बहुत बार डिमोटिवेशन आता है, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, नेगेटिविटी आती है। तो ये क्या आपके, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब हो रहा था कैसे? स्टार्टिंग में सबका बहुत जोश होता है जब कोचिंग में आते हैं कि वी कैन डू इट, वी विल डू इट। पर जब बीच में आते हो, जब आप मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन में जब आप आते हो तो वो छूटने लगता है। और मेरे को तो बहुत, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे एक आईफास के भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत रोते हुए देखा है मुझे कि मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं इतनी पढ़ने वाली बच्ची रही नहीं हूँ एकदम। तो अब मैं इतनी पढ़ाई कर रही थी तो फिर भी जब कुछ
नेगेटिव्स आ रहे थे तो मुझे लग रहा था इतनी प्रिपरेशन कभी नहीं की, पर जब वो कर रही हूँ तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं नंबर, और उसकी वजह से मैं बहुत डीमोटिवेट होती थी। पर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी मेरा जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की। जब भी मैं खुद ने अपने पर जब बिलीव नहीं करती थी, वो लोग बिलीव करते थे कि नहीं तेरा हो जाएगा। मेरी रूममेट है, चाहे मेरे आईफास के 2 फ्रेंड्स है, और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जोधपुर के, उन्होंने कहा कि तेरा हो जाएगा, तू कर रही है, तू सही कर रही है। और ऐसा एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास डीमोटिवेटिंग बच्चे होंगे ना जो, तो वो आपको बहुत वो करेंगे कि क्या इतना भी नहीं आता। वो चीज़ आपको एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। मेरा एनवायरनमेंट बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा था, तो इसके लिए मैं कर पाई। और जब भी कभी मतलब बोर वगैरह होते तो फिर गिटार ठीक है फिर? हाँ, गिटार तो मेरा कंपेनियन रहा ही हमेशा। और वैसे मैं और भी चीज़ें कर, मतलब मैं जोधपुर से बहुत फेमिलियर हूँ। तो मेरे यहाँ फ्रेंड्स थे तो हम लोग बाहर चले जाते थे। मैंने नवरात्रि भी जब हुई थी तो मैंने नहीं छोड़ा, मैं उधर भी 3-4 दिन गई, मेरा पैर भी टूट गया। मैंने इधर वाले फ्रेंड्स जो आईफास में, क्योंकि बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते तो उनको नहीं पता इधर के कल्चर के बारे में, तो उनके लिए भी पासेस मैंने अरेंज करवाए। तो मैं कोई किसी हॉबी में या किसी चीज़ में पीछे रही ही नहीं हूँ। मतलब देखिए, पढ़ाई करते करते एंजॉय भी करना है और हॉबीज को भी मेंटेन करके चलना है। तो फिर जैसे आपने इतना अच्छा, पहला जो गाना था मुझे बहुत अच्छा लगा हो, अब कोई हिंदी गाना हो सकता है क्या कि और जो हमारे बच्चे सुनना चाहते? आप कहो और मैं ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। सर रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। बस तेनू चावा मैं, हवा मोड़ते रोज तेनू जाने जाने, तेरे हुस्न ते मर दे हंसते रो, की करिए सजना वो, तेरे ही चोल ते नचते प्यारे, तेरे प्यार च करिए की हुण वो, सजना क्या को। वाह शक्ति, तो ये बहुत अच्छा सॉन्ग था और बहुत मजा आया। तो शक्ति, जब भी आपको बोर होते हो या जब भी आपको याद आता है तो आप फिर गिटार बजाते, सिंगिंग करते फिर? हाँ, मतलब मेरा ये वो रहा है कि जब मुझे लो फील होता है, मतलब मेरी सबसे बेस्ट हॉबी यही है कि मैं सिंगिंग करती हूँ, और फिर बाद में मैंने गिटार भी बजाना शुरू किया, तो ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। और शक्ति, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे अच्छा यूनिट कौन सा लगता है, फेवरेट यूनिट? मेरी, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एनिमल बिहेवियर। और आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? बायोकेमिस्ट्री फॉर श्योर। बायोकेमिस्ट्री लगता है। और जैसे शक्ति, मतलब एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी, आप सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं? मैं ए ही सॉल्व करती हूँ। अच्छा, ए पार्ट, बी और पार्ट, फिर बी और फिर सी। वाह। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? सी ऑफ कोर्स। अच्छा, सी लगता है। और एग्जाम में मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है, मिस्टेक्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो क्या सिली मिस्टेक से डर लगता है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स ही थे जो मेरा पॉइंट था, जो मुझे जेआरएफ के लिए रोक रहा था। हाँ, नेगेटिव मार्किंग। और सबसे ज्यादा जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, तो क्या आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से डर लगता है क्या? हाँ, तो मैं कौन सी अलग हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल। मेरे को नंबर आते ही मेरा दिमाग बंद हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से भी डर लगता है। हाँ। और जैसे शक्ति, हम देखते हैं कि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा टेंशन आता है, डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक भी होते हैं। क्या आपको भी एग्जाम से पहले डर लगा था? वो तो बहुत जाहिर सी बात है कि डर लगेगा, पर क्वेश्चंस जब आए तब पता नहीं, मुझे रिलीफ हुआ, क्योंकि मुझे इतने हार्ड नहीं लगा जब मैंने देखा क्वेश्चंस। तो मुझे तब अच्छा लगा जब मैंने कंप्यूटर पे क्वेश्चंस देखे, तब मैं स्ट्रेस रिलीव हो गया मेरा। हाँ। और कभी कभी शक्ति ऐसा भी होता है कि एग्जाम्स के बीच में अगर हमें क्वेश्चन ना मिले, हम ढूंढते तो है बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन हमें मिलते नहीं है, और कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आ जाए तो हम पैनिक हो जाते हैं, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो क्या ऐसा एग्जाम में हुआ था?
हाँ, मतलब एक दो क्वेश्चंस थे जो मतलब मुझे पता था उनके बारे में, पर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो पर फिर मैंने इतना सोचा नहीं उसके बारे में, मैंने उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस अच्छे से किया। यस। और जैसे शक्ति, जब एग्जाम में आप बैठते हो तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट कुछ क्वेश्चन में डाउट्स होते ही है, दो दो ऑप्शन में डाउट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर आपने क्या किया? मैं कहना चाहूंगी कि जब भी मैंने संडे टेस्ट में भी ये सब किया है तो फिर ये वाली स्ट्रेटजी बहुत काम करती है, ऑप्शन को कट आउट करने वाली, और जो सबसे ज़्यादा आपको सही लग रहा है उस चीज़ में वो आप चूज़ करते हो। तो वही मैंने इसमें भी अप्लाई करी कि सारे क्वेश्चंस में वो देखा जो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, और फिर कट आउट करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है, पर आप कट आउट करके ऑप्शंस को आप उसमें जवाब सही कर पाते हो। तो वो मेरा भी वही स्ट्रेटजी थी। और शक्ति, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था क्या? मैंने इतने ज्यादा नहीं बनाए थे, पर मैंने बनाए थे शॉर्ट नोट्स जो मुझे लगता था टॉपिक जो मैं भूल जाऊंगी उसके बारे में, क्योंकि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो मुझे नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी था क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। वाह, तो शक्ति आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट्स को अपने स्ट्रेटजीज बताए, इतने अच्छे से अपने मतलब जो इम्पोर्टेंट आपने कैसे पढ़ाई की, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बताए, तो इसकी हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट भी होगा और उनको बहुत इसका फायदा होगा। तो हमारे सारे स्टूडेंट, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड थैंक यू। तो जाते जाते फिर एक सॉन्ग जरूर। यस, तो स्टार्ट करते। Something stronger than the drink in the bar. I read a place on Familiar Street. I think casually in the car. Before a fresh page on the desk, feeling in the as if this rain. Never end. I'd never walk on Neil Street again. That's the kind of heartbreak time could never mend. I'd never walk on Neil Street again. So baby, get me there by others. Ladies been there, and maybe I'm not terrified. Never walk away, never walk on your street. Never walk on your street. Yeah.